हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्तों रोस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ की जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि है यूनिफिकेशंस। आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में 3 यूनिफिकेशंस की बात की है मेजरली, कि इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इनकी प्रोसेस। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट सीबीएसई एग्जाम में कई बार लिखने के लिए आ जाता है। अब चैप्टर के वन शॉट थोड़े बड़े होते हैं, फिर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, फिर आप पूरा पढ़ते हो तो आगे का पढ़ते हो पीछे का भूल जाते हो, ऐसा हो जाता है। इसलिए आई थॉट कि आपको एक छोटी सी सेपरेट वीडियो में ये पूरे यूनिफिकेशन समझा दूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी इटली के यूनिफिकेशन की, साथ में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को भी हम समझ लेंगे एक साथ, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। साथ में इन्हीं के यूनिफिकेशन के नीचे मेजर इनके नाम भी लिखे हैं कि किन लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया था, या फिर क्या ऐसे एक्ट्स थे जो इसके अंदर आए थे। तो आपको एक जो छोटी सी समरी कीवर्ड के फॉर्म में पीछे भी दिख जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जर्मनी की, है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी कि भैया लिबरलिज्म जो है वो शुरू हो चुका था, सब लोग लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, फिर कंजर्वेटिव्स आ गए, फिर ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, तो सारे रिवॉल्यूशनरीज को छुपना पड़ा। अभी इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि हम सारे के सारे लोग जो है वो हमारी लड़ाई लड़े। एज ऑफ रिवॉल्यूशन आया, फ्रांस में अपहीवल हुआ, फिर बेल्जियम में, फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो चल रही थी। रोमांटिसिज्म की हमने बात की, और फिर उसके बाद में 2 फेजेस हमको ब्रिटेन में तो नहीं, पूरे यूरोप में देखे। तो वेस्ट साइड क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा भूख मरी हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर प्राइजेस, और इसमें मतलब बहुत ही गरीबी छा चुकी थी, गरीबी छा गई थी। तो फिर लुई फिलिप के अंडर में उन्होंने फ्रांस में बना रखी थी, है ना, कि लुई फिलिप को मोनार्क बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दी थी। अब वहाँ पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो फिर वो सारे के सारे लोग पेरिस की रोड पे उतर के आ गए और फिर लुई फिलिप को भागना पड़ा, है ना। तो ये फ्रांस की बात हुई, फिर उन्होंने जनता के हाथ में सारा कुछ मामला थमा दिया था। ठीक, फिर उसके बाद में हमने देखा कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ। वेस्ट में तो सारा कुछ ऐसे हो गया था, यूनिफिकेशन इस तरीके से चल रहा था, इंडिपेंडेंस इस तरीके से चल रहा था। अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मसला हो रहा था कि यूनिफिकेशन करे कैसे। जनता को तो समझ में आ गया था, तो शुरुआत हुई कहाँ से, जर्मनी से। तो जर्मनी के समझदार लोग जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला चलो हम सारे के सारे चलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, है ना। हम 831 रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने सिलेक्ट किए कि हम सारे के सारे जाएंगे, और वहाँ पर प्लानिंग इन्होंने कुछ ऐसी रखी कि हम सारे के सारे जाएंगे। एक मोनार्क इन्होंने दिमाग में रख लिया कि फ्रेडरिक विलियम को हम जो है वो ताज दे देंगे, फ्रेडरिक विलियम मान जाएगा क्योंकि उसको अकेले को इंपॉर्टेंस मिलेगी, बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमारी सेटअप हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। ठीक, तो ऐसे करके ये लोग चले, ये वहाँ पे पहुँचे। फ्रेडरिक विलियम हट गया कि मुझे नहीं चाहिए ताज, और वो अपने दूसरे राजाओं के साथ में जाके इकट्ठा हो गया। तो इनका तो पोपट हो गया। ये सारे के सारे लोग जो इकट्ठे होके गए थे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इकट्ठे तो होके गए लेकिन इनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी। यहाँ पे भी इनकी ऊंच नीच चल रही थी, है ना, कि भैया वो महिलाएं जो है वो ऊपर से देखेंगी, है ना, और हम आपस में भी जो गरीब लोग हैं जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, जो अमीर है ठीक है वही लोग सारे के सारे बात करेंगे। तो क्योंकि जब आपकी आपस में एकता नहीं है तो फिर सामने वाले से आप क्या लड़ाई लड़ोगे। तो ऐसे करके जो है वो इनको वापस से लौट के आना पड़ा, और इनको आर्मी बुलाई और इनको भगाया। लेकिन फिर जो वो प्रशिया का किंग था जिसको इन्होंने चूज़ किया था, उसको थोड़ा सा समझ में आया कि यार आज हमने इनको भगा दिया, कल ये सीख के फिर से आएंगे, फिर से यूनिफिकेशन की बात करेंगे, आगे ना पीछे होना ही है। तो चलो अपन सब क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यार इनको जो ये लिबरल्स है, नेशनलिस्ट है, बात तो ये सही कह रहे हैं भाई, आगे ना पीछे चेंज तो आना है, कब तक हम हमारी रूढ़िवादी सोच चलाते रहेंगे। तो चलो होना तो है ही सही आगे पीछे, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, मिल के कर लेते हैं। अब जर्मनी में कौन करेगा यूनिफिकेशन, तो फिर प्रशिया के माथे पे जो है वो सारा कुछ पड़ गया यूनिफिकेशन का। तो प्रशिया में आया प्रशिया का किंग, उसने अपने सिर पे जिम्मेदारी ली कि मैं क्या करूँगा, यूनिफिकेशन करवाऊंगा जर्मनी का। उसने 3 साल तक 7 वॉर लड़े विथ हिज चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ना, यहाँ पे आपको सबके दिख रहे हैं, ठीक है। 7 लड़े गए विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से अपने हिस्से उन्होंने लिए, है ना। और उसके बाद में जर्मनी को यूनिफाई किया एकदम बढ़िया से। फिर किंग विलियम वन को जो है वो उन्होंने राजा बनाया, है ना, विलियम वन को उन्होंने राजा बनाया और बढ़िया से उनका यूनिफिकेशन हो गया। फिर अचानक से उनको कुछ रियलाइज़ हुआ, दैट स्टोरी आई डोंट नो, पर अचानक से उनको रियलाइज़ हुआ। फिर एक बिटरली इवनिंग को उन्होंने किस बंदे को राजा बनाया ये आपको बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा रखा है, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपकी भी लगेगी। आपकी मेहनत इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि अगर मैं सब बता दूंगी तो आपकी लिंक बनेगी नहीं। आपको बताना है कि फिर दूसरी बार इन्होंने राजा किसको बनाया, ठीक है। फर्स्ट वर्ड उसका केजर है ना, केजर उसका फर्स्ट वर्ड है। फिर आगे के 2 शब्द तो बता दो, बहुत आसान है ना। अब बात यह आती है कि मैडम यहाँ पे यूनिफिकेशन चल क्यों रहा था। बात ऐसी थी कि यूरोप का हिस्सा हमने समझा था कि यूरोप की स्थिति कैसी है। यूरोप की स्थिति कैसी थी कि
जगह जो है वो एक हिस्सा किसी और के हाथ में, एक हिस्सा पे किसी और रूल कर रहा है, एक हिस्से पे कोई और रूल कर रहा है, एक हिस्से पे कोई और रूल कर रहा है, ऐसा था। वहाँ पे प्रॉपर देश बने हुए नहीं थे। जैसे इंडिया में हमारा देश था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, हमको पता था हमको ब्रिटिशर्स से लड़ना है, लेकिन वहाँ पे उनको किसी से आज़ादी नहीं चाहिए थी। वहाँ ऐसा था यूरोप में कि हिस्से अलग अलग लोगों में बटे हुए थे, अलग अलग कंट्री में बटे हुए थे, जो कि इनको इकट्ठा करके और एक कंट्री बनानी थी। समझ में आई बात? इसलिए इन्होंने जर्मनी में फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया से लड़ाई की, प्रुशिया के राजा ने, क्योंकि जर्मनी का जो हिस्सा है वो कुछ फ्रांस के पास, कुछ ऑस्ट्रिया के पास, कुछ डेनमार्क के पास, कुछ प्रुशिया के पास था, है ना। प्रुशिया तो था ही, सही ले ही रहा था, तो फिर उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन ऐसे किया। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फोटो में भी बता रखा है, यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना, इकट्ठे करके एक चीज़ बनाना। ये तो किसकी बात हो गई? जर्मनी की। नाम में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इनके नाम के नीचे लिख दिया। अब बात करेंगे हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ? आर्मी, जर्मनी और इटली दोनों में आर्मी ने ही यूनिफिकेशन करवाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैन आर्मी बी एन आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, गिव एग्जाम्पल्स, तो आप जर्मनी और इटली दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हो। जर्मनी की बात हो गई। अब हम इटली की बात करें तो इटली का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि नॉर्थ ऑस्ट्रिया के अंडर था, है ना। ट्रीटीज़ में हमने पढ़ा भी, देखा भी था, है ना। नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया था, ठीक। फिर सेंटर जो है वो पोप के पास में था, सदर्न रीजन किसी और के पास में था, ठीक। अब एक ही कुछ हिस्सा था जो कि सार्डिनिया, पिडमोंट, जो कि इटली के एक प्रिंसली स्टेट के पास में था, है ना। तो अब यहाँ पे हमने देखा रिवॉल्यूशनरीज में गुस्से भी, माजनी भी बहुत समय से काम कर रहा था यार इटली को यूनिफाई करने के लिए, तो वो कहाँ रह गया? तो वो आया इटली की यूनिफिकेशन का काम करने के लिए। उसने 2 बार लड़ाई लड़ी, लेकिन दोनों बार किस्मत अच्छी नहीं रही, वो हार गए। अब वो हार गए तो अब इटली का यूनिफिकेशन कौन कराएगा? तो फिर जो है वो भांडा किसके सर पे आया? सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल II पे। अब उन्होंने बोला ठीक है, अब करना है ही सही, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि इटली से तो मैं ही जुड़ा हूँ, तो मैं ही करूँगा। तो अब इनको लड़ना था किससे? सेंटर जो पोप के था इसमें था वो तो आ जाता है इनके साथ में। अब इनको लड़ना था नदन वाले से और सदन वाले से। तो नदन में कौन था? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया से इन्होंने लड़ाई की, है ना। अब इन्होंने भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के साथ जर्मनी में लड़ाई करी थी ना, ऐसे यहाँ पर इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कावूर के साथ में लड़ाई की। तो कावूर जो है वो इनके साथ में मिला। कावूर जो है वो बढ़िया इंसान था, ठीक है। उसने जो है वो अपना टैक्टफुल अलायंस बनाया कि कैसे क्या करना है। फिर उसने जो है वो लड़ाई लड़ी, फिर ऑस्ट्रिया से अपना हिस्सा लिया और इटली के अंदर इंक्लूड किया। अब इसी समय तक गैरीबाल्डी भी आ चुका था। गैरीबाल्डी को जो है वो बाहर भेज दिया था, है ना। वो बाहर जो है वो अपने पीजेंट्स के ट्रूप्स को इकट्ठा कर रहा था। उस पीजेंट्स के ट्रूप्स के इकट्ठा होके ये आया, फिर सदर्न रीजन भी जिसके हाथ में था उससे अपना हिस्सा लिया और इटली के अंदर मिलाया। क्लियर? तो इटली में तो ऐसा कि जिन लोगों को समझ में आया था ना कि यूनिफिकेशन हमको करना है, वही लोग काम कर रहे थे। बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इटली क्या, ला इटालिया होता क्या है। ला इटालिया जो है वो राजा की बीवी को ही समझ रहे थे बहुत समय तक। तो अब उस समय पे थोड़ी ना रील्स वगैरह होती थी, इंस्टाग्राम होता था कि पता चल जाए जरा सी देर में कि क्या कहानी है, ऐसे कोई वीडियो बना दे और क्लियर हो जाए, है। समय लगता था चीज़ों को समझने में। तो जो यूनिफिकेशन चाहते थे उन्होंने मिलके इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन कराया। तो नाम मैंने आपको सभी में आपको नाम सीक्वेंस में लिख के दिए कि पहले किसने काम लिया, फिर किसका काम आया, फिर किसका काम आया, फिर ये नाम आपको बताना है ना। यहाँ पर भी मैंने लाइन से बताया कि किसने शुरू किया, फिर किसके ऊपर आया, फिर किसने हेल्प की, फिर किसने हेल्प की, सीरीज वाइज। तो आपको स्टोरी जो है वो दिमाग में बैठी रह जाएगी। अब बात करें स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो स्ट्रेंज केस, ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों था? थोड़ा अलग था। अलग इसलिए था कि वहाँ पर जो आपको इमेज ध्यान होगी ब्रिटेन की, जो मैंने आपको वन शॉट में बताई थी, उसमें आप देखते हो एक तरफ आइलैंड आपको इंग्लैंड का दिख रहा है, नीचे बाजू में छोटा सा वेल्स दिख रहा है, इधर स्कॉटलैंड दिख रहा है, इधर आयरलैंड दिख रहा है, जो इसमें नॉर्दर्न और सदर्न आइलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ जो है वो पूरे तीनों चारों आइलैंड दिखते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही ये यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था या पूरा जो है वो ब्रिटेन कहलाता था, ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसे अलग अलग थे। अब हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण इंग्लैंड में जो इंग्लिश लोग थे ना वो पावरफुल हो गए। अब जब वो पावरफुल हो गए तो उन्होंने सोचा कि कैसे अपने एरिया को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी टेरिटरी को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने देखा बाजू में स्कॉटलैंड है, वेल्स को तो इन्होंने शुरुआत में अपने साथ में ले लिया था, फिर आयरलैंड है। तो कैसे तो भी इन दोनों को करके अगर हम हमारे कंट्रोल में ले ले तो मज़ा आ जाएगा, हमारी टेरिटरी बढ़ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले इन्होंने अटैक किया स्कॉटलैंड पर। अटैक करने नहीं गए ये, सबसे पहले इन्होंने अपना जो है वो मोहरा किसको बनाया? स्कॉटलैंड को। अब स्कॉटलैंड को इन्होंने क्या किया ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को अपने अंडर लिया सबसे पहले, ठीक। स्कॉटलैंड को अपने अंडर लेने के बाद में मोनार्क से तो ये हट गए थे, पार्लियामेंट का काम चल रहा था,
है ना। अब इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड को एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत स्कॉटलैंड को अपने अंडर लिया, स्कॉटलैंड वाले लोगों को परेशान कर दिया भयंकर तरीके से कि भाई स्कॉटलैंड में जो स्कॉटिश लोग थे, वो जो भाषा बोल रहे हैं गैलिक भाषा, वो भी उनको नहीं बोलनी, उनको अब इंग्लिश ही बोलना है, सारे रिलीजन सब की ऐसी तैसी कर दी और पूरा जो है वो अपने अंडर मिला लिया। मतलब पूरी तरीके से इंग्लिश डोमिनेंस हो गया स्कॉटलैंड के ऊपर। क्लियर है। तो स्कॉटलैंड जब इंग्लैंड से मिला ना, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। अब अगली नज़र किस पे, अब अगली नज़र है आयरलैंड पे। तो आयरलैंड में ना आधा हिस्सा कैथोलिक्स का है, आधा हिस्सा प्रोटेस्टेंट्स का है, और इंग्लैंड में भी रहने वाले लोग प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट भाई भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में लड़ाई चलती है भयंकर वाली। तो इन्होंने यहाँ पे आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट की मदद की कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेट करने में, ठीक है। तो अब कैथोलिक्स को इन्होंने दबा लिया अपने अंडर, है ना। और फिर उसके बाद में क्योंकि इसने इसकी मदद करी थी, तो अब इसको भी इसके अंदर इंक्लूड होना पड़ा, ठीक। तो इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी, ठीक है, बाकायदा लड़ाइयाँ भी पड़ी, आपको नाम भी उनके अंदर जो है वो दिए जाते हैं कि अलग अलग लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी थी। लेकिन फिर फाइनली कुछ नहीं, सारा कुछ जो है वो पूरा इकट्ठा हो गया, और कुल मिला के जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड ये सब मिले, तो कुल मिला के ये कहे जाने लगे ब्रिटिश नेशन, है ना। फिर ब्रिटिश नेशन के बाद में इन्होंने अपना ब्रिटिश फ्लैग निकाला और नेशनल एंथम भी इन्होंने बनाया। अब यहाँ पे आपको 3 काम है, 3 चीज़ मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ। एक तो कि ये बंदा कौन था जिसको बाद में इन्होंने राजा बनाया जर्मनी में, दूसरा ये कि इनके ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या था, और तीसरा ये कि इनके नेशनल एंथम का नाम क्या था। ये होमवर्क आपको करना है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, ताकि यूनिफिकेशन पे अगर कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए आपको एग्जाम में, जो कि हाई चांसेस है कि आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। आई होप यूनिफिकेशन हुआ क्यों, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ये सब आपको क्लियर है, और तीनों स्टोरीज भी आपको समझ में आ गई है, और होमवर्क का जवाब भी आपके कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए। ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे, वो आपको सब वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। 20 मिनट रिविजन सीरीज भी हमारी शुरू हो गई, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको 20 मिनट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सम अप करके बताते हैं, ताकि आपके दिमाग में एकदम माइंड मैपिंग हो जाए। और सारे टोटल एक्सप्लेनेशन वाले 1 शॉट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जरूर से देख सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।